गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपके जेई एडवांस के पेपर हो गए हैं। सो लेट अस डिस्कस पेपर 1 फिजिक्स पेपर। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जेई एडवांस 2020। तो पहला क्वेश्चन है, अ मोल ऑफ हीलियम गैस हैव इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 एक्सपेंड आइसोथर्मली टू दी वॉल्यूम 4V1। ठीक, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। V2 की जगह क्या दिया है बेटे 4V1, तो V1 V1 कैंसिल, तो P2 की जो वैल्यू आई P1/4। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली टू 32V2 मतलब ये अगर मान लो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आप क्या जानते हो P1 V1 की पावर अगर 2 से P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। यस ऑल राइट। अब ये कौन सा है, डाइएटॉमिक गैस, गामा की वैल्यू होती है डाइएटॉमिक 5/3। कितना 5/3। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है P2 की वैल्यू इंटू V2 की वैल्यू क्या दिया है 4V1 की पावर 5/3 इक्वल टू P3 इंटू V3 की वैल्यू 32V1 की पावर 5/3। यहाँ पे P2 और P3 के टर्म्स में अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास P2 की वैल्यू क्या आई है P1/4, यहाँ पे 4V1 की पावर 5/3 P2 इंटू 3V1 की पावर 5/3। तो यहाँ से P2 की जो P3 की जो वैल्यू आएगी, P3 बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो P1/128। तो ये P3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P1 आ गई। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे ये पूछा था कि ये वर्क डन का रेशियो दिया है, वर्क डन का रेशियो। तो वर्क डन बराबर क्या होता है आइसोथर्मल वर्क डन बराबर nRT ln ऑफ V2/V1। तो यहाँ पे nRT ln ऑफ V2/V1। अब V2 की वैल्यू क्या दिया है 4V1, तो यहाँ पे अगर 4V1 ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास nRT नथिंग बट वही 2 टाइम्स ऑफ P1 V1 ln ऑफ, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ln ऑफ 2। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 टू द पावर 2 की पावर 4, ये तो 2 बाहर आ गया, 2V1/V1, तो ln 2 P1 V1 ln ऑफ 2। एक तो ये हो गया आइसोथर्मल की वजह से। अब दूसरा है एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन बाय एडियाबेटिक। आपने क्या पढ़ा है P2 V2 माइनस P3 V3 की पावर गामा -1। सब इन टर्म्स ऑफ आपको P2 पता है इन टर्म्स ऑफ P1, P3 पता है इन टर्म्स ऑफ P1 सारी वैल्यू रखेंगे, और V2 और V3 सब वैल्यू पता है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो P2 की वैल्यू P1/4 इंटू V2 की वैल्यू 4V1 दिया है 4V1 माइनस P3 की वैल्यू क्या दिया है, P3 इज़ P1/128 इंटू V3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 दिया है 32V1 डिवाइडेड बाई गामा की वैल्यू 5/3 -1। तो आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ 9/8 P1V1। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एक तो ये है, ये दोनों का रेशियो दिया है, मतलब वर्क डन बाय आइसोथर्मल अपॉन वर्क डन बाय एडियाबेटिक। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वर्क डन बाय एडिया, ये वैल्यू क्या है 2 ln ऑफ 2 P1 V1 ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 9/8 P1 V1। तो P1 V1 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, 16/9 ln ऑफ 2। तो आपसे f की वैल्यू पूछी थी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f। तो f का आंसर क्या हो जाएगा, f बराबर
16/9, which is correct option. This is the answer of this question. Yes, let us see next question. So in next question it is given that a speed of sound is 320 meter per second. A fork is moving with velocity of 2 meter per second to a stationary observer. So find out percentage change of frequency heard by the observer. This is the question asked in today's exam. So let us see. तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है कि पता है आपको जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज सुनाई देगी. अब v इंटू वी माइनस, अगर आपको पता है कि अगर ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर है, अब इफ़ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर द इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज. तो इसका मतलब v माइनस वी एस हो जाएगा. अब ये स्पीड ऑफ सोर्स है एंड दिस इज स्पीड ऑफ साउंड. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है एफ नॉट, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये जो हर्ड बाय ऑब्जर्वर है, दिस इज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर. तो ये भी देख लेते हैं एफ डैश म्यू अपान म्यू नॉट बराबर स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है 320 अपान 320 माइनस 2. तो वैल्यू कितना 320 डिवाइडेड बाई 318. ये आपके पास v डैश बाई v की वैल्यू आ गया. अब हमें ये चाहिए था परसेंटेज चेंज, पूछा था परसेंटेज, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज. परसेंटेज के चेंज आपने क्या पढ़ा है, न्यू डैश माइनस न्यू अपान न्यू इंटू 100, इसी को ही बोलते हैं परसेंटेज चेंज. ये वैल्यू कैसी लिखी जा सकती है, न्यू डैश माइनस न्यू माइनस 1 इंटू 100 ऐसे लिखा जा सकता है. इसका मतलब सर इसको कैसा लिखा जा सकता है 320 माइनस 318 माइनस 1 इंटू 100 ऐसे लिखा जा सकता है. अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई 318 इंटू 100. तो आपके पास दिस इज द परसेंटेज चेंज 2 अपान 318 इंटू 100 मतलब 200/318. अब इसका परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, वैल्यू कितना हो जाएगी 3 छक 18 ये और 18 5 90. यस 3 छक 18 18 5 90 18 छक्का 108 18 8 144 144 मतलब 144 66. तो 66 बचा यहाँ पे, तो पॉइंट लगाओ यहाँ पे 0. तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3 2 जा 6. तो इसका जो परसेंटेज चेंज आएगा 6.2% का 6.2 समथिंग का इतना का परसेंटेज चेंज आएगा. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. तो आसान कैटेगरी का ये क्वेश्चन था, टफ नहीं था. तो आप ऐसे कर सकते थे बेटे ये वाले क्वेश्चन. Slightly mistake is here happening here. 62 point something है, करेक्ट आंसर इज 62 point something. तो ये 2000 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू की 318 है ना, तो 62 पॉइंट कितना आएगा 3 छक 18 3 दूनी 6 और 18 दूनी 36 14 62% के आसपास लगभग है. तो 62% का इसमें चेंज होगा फ्रीक्वेंसी का. यस ऑल राइट. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 400 अंडर रूट ऑफ 3 न्यूटन पर कूलम अप्लाइड डाउनवर्ड एंड चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड पैराबोलिकली, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. फर्स्ट थीटा निकालना था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. इफ़ द रेंज दिया था यहाँ पे, रेंज की वैल्यू 5 मीटर ये बता दिया था, और इट इज इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये थ्रो किया जा रहा है ये भी वैल्यू दिया था, और Q/m की वैल्यू दिया था. तो आपको पता है कि जब कोई ऐसा सिस्टम आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई और M इंटू जी दोनों इस साइड ही होगा. मतलब जो F नेट होगा
या जी इफेक्टिव या एफ नेट भी बोल सकते हो। एफ नेट इज नथिंग बट क्यू इंटू ई प्लस एम इंटू जी। अगर हम बात करें एम इंटू जी इफेक्टिव की बात करें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि एम जी प्लस क्यू इंटू ई। अगर यहाँ पे जी इफेक्टिव निकाल लें तो एम प्लस एम तो कैंसिल हो जाएगा, जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। अब ये सारी वैल्यू रख दें, सब वैल्यू पता है। जी की वैल्यू 10, क्यू बाई एम की वैल्यू दिया है, क्यू बाई एम की वैल्यू 10 टू द पावर 10। तो ये वैल्यू दिया है क्यू बाई एम की वैल्यू 10 टू द पावर 10 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 400√3। तो ये वैल्यू 400 अंडर रूट ऑफ 3। तो आप अगर देखो तो ये इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी के सामने ये 10 की क्या औकात है, कोई औकात नहीं, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 12 अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 3। ये वैल्यू आ जाएगी, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब अगर जी इफेक्टिव आ गया तो रेंज भी दिया था, तो रेंज की वैल्यू क्या आपने पढ़ा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जी इफेक्टिव की बेटे बात करते हैं। आर की वैल्यू दिया है 5 यू स्क्वायर, यू की वैल्यू दिया है 2 अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू 10 टू द पावर 12 4 अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। साइन टू थीटा बराबर √3/2। तो अगर ऐसे बात करें तो थीटा की ये कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की। मतलब ये बात समझ में आ गई, साइन 2 थीटा बराबर 60, 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर रेंज चाहे 30 से फेंके या फिर 60 से फेंके, दोनों की रेंज इक्वल होती है। आपने पढ़ा होगा 90, अगर थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, तो एंगल क्या होता है, मतलब रेंज क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब आंसर 30 भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोनों के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट भी बतानी थी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या तो 30 डिग्री है या तो 60 डिग्री है। उसके साथ क्या पूछा था, इसके साथ पूछा था फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ा है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे t की वैल्यू निकालना था 2 इंटू यू, यू की वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ 10, 2 अंडर रूट ऑफ 10 10 टू द पावर 6। ओके, साइन 30, साइन 30 रख दोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू 4 अंडर रूट ऑफ 3 10 टू द पावर 12। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर ध्यान से 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ पे 10 टू द पावर -6 हो गया, ये 10 टू द पावर -6। तो आपके पास वैल्यू क्या, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1/2 आ गया। यस, तो यहाँ पे √6 4 का अंदर यहाँ पे ले जाओगे, ये 2 आया ना बेटे, तो इसको अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई, या ऐसा कर लेंगे 2, हाँ ठीक है, अंडर रूट ऑफ 10, ये 2 अंदर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×3 अंडर रूट ऑफ 12, यहाँ पे 10 टू द पावर -6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 5/6, अंडर रूट ऑफ 5/6 10 टू द पावर -6। एक तो ये आंसर हो जाएगा, इसको ये आंसर था। और दूसरा कितने एंगल पे चाहिए, 60 डिग्री पे, तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो जाएगी वो भी निकाल लेंगे, ताकि आपको दोनों के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना सेकेंड आएगा। यस ऑल राइट। यहाँ पे भी देखेंगे टाइम 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, t बराबर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव की बात करते हैं। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इंटू यू की वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ 10 साइन 10 टू द पावर 6 साइन 60 √3/2। तो ये वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना है बेटे, 10 टू द, या तो ऐसे लिखेंगे 4 अंडर रूट ऑफ 3 10 टू द पावर 12। ठीक, सेम वही कंडीशन, तो 2 2 जा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे भी सेम वैसे ही करें, √3 कैंसिल हो गया,
तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6। सो सेकेंड जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इतना सेकेंड होगा। और फर्स्ट ये, तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था, मतलब प्रोजेक्टाइल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन था। यस ऑल राइट। इसमें एक स्फीयर बना था और यहाँ पे ये अंदर स्फीयर का कुछ पार्ट जो है वो अंदर गया, यहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक। तो ये इसका कुछ पार्ट अंदर गया था। तो ये कह रहा है जस्ट बिफोर टपलिंग केस जो है स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का रेशियो क्या होगा, ये बताना था। यस, आस्किंग फॉर थीटा कि थीटा की वैल्यू जस्ट बिफोर टपलिंग थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या पता है कि जब ये टपल होने के पहले, ये गिरने से पहले, तो अगर ये रोटेशन का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका FBD बना लो तो ये टपल होने के पहले ऐसे ध्यान से देखिए, टपल जस्ट हो रहा है, इसके जस्ट पहले, टपल होने के जस्ट पहले का जो केस है वो क्या केस है कि सर ये जो टपल ऐसे मान लो ये घूमा यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट टपल होने के जस्ट पहले ही ये कांटेक्ट जस्ट लीव करने वाला होगा। मतलब अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसके अबाउट जो है जितने भी टॉर्क हैं, ये सेंटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो mg लगेगा बेटे, और क्या लगेगा, इसके अबाउट क्या लगेगा आपके पास, जो टॉर्क लगेगा, जो भी, चाहे फ्रिक्शनल टॉर्क हो या फिर जो भी टॉर्क की वैल्यू होगी पॉइंट A के अबाउट क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो टॉर्क समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट A इट बिकम्स 0। पॉइंट A के अबाउट टॉर्क क्या करना है, 0 करना है। अब इसके बाद टॉर्क की वैल्यू क्या आपको बतानी है। चले देखें, मतलब ये साहब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, ठीक। चलो यहाँ पे अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, तो ये थीटा, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये थीटा, यहाँ पे वैल्यू 90 है, यहाँ पे थीटा है ये वैल्यू, तो दिस विल कम्स टू बी आउट 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा और ये वैल्यू कितनी है, R है, ये कितनी है, कैपिटल R है, मतलब ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बनाएं, ऐसे ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पॉइंट C, इसको पॉइंट D मान लेंगे, D एंड दिस इज पॉइंट A, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में ये वैल्यू R है, ये दोनों सिमेट्री है, तो ये भी R हो गया। ये वैल्यू कितना, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वैल्यू कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस, R अपान कैपिटल R, R अपान कैपिटल R। तो आपके पास कॉस थीटा का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, R अपान कैपिटल R। तो आपको यही थीटा की वैल्यू निकालनी थी कि साइन थीटा, ये R की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जस्ट टपलिंग क्या होगा, साइन थीटा बराबर स्मॉल r बाई कैपिटल R। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यस, ऑल राइट। तो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट लाइट है जो कि फॉल कर रही है इस तरीके से कर्व्ड सरफेस में, जो कि ग्लास से बना हुआ है, मेड अप ऑफ ग्लास। आफ्टर इमेजिंग द ग्लास फाइंड आउट द शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो 4 ऑप्शंस दिए थे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे ही इमर्ज करेगा, तो सोचो यहाँ पे अभी एयर में है बेटे, ये किस में है, एयर में।
यहाँ पे जाएगी तो ग्लास में जाएगी, ठीक। तो ग्लास में जैसे ही जाएगी, ये आपके पास कॉन्वेक्स है, ये वाला चीज़ जो है कॉन्वेक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कन्वर्ज होगा इस तरीके से। तो चले देखते हैं। देखो ऐसे भी सोच सकते हो, जब ये जाएगा तो यहाँ पहले ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज़्यादा होती है और ग्लास में कम होती है। तो इसका मतलब सर ये वाली जो रेज होगी वो बहुत कम समय तक ग्लास में रहेगी, इसके बाद क्या हो जाएगी, वो एयर में चली जाएगी। मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। और जो इसमें जाएगी, जितना थिकनेस में ज़्यादा जाएगा वो उतना पीछे रहेगी। तो मतलब सर ये वाली जो जितना है ये उतनी ही ज़्यादा दूरी जाएगी, ये उतनी ही ज़्यादा दूरी जा रही है। और जितना ये मोटाई वाला पार्ट है वो उतना कम दूरी उससे चलेगी। ओके, अब यहाँ पे भी आ जाओ, सिमिलर वैसे ही जितना कम समय है, जितना कम टाइम है, वो उतना ज़्यादा दूरी जाएगी। इसका एक तरीके से मिरर इमेज बनेगा, इसका एक तरीके से मिरर इमेज बनेगा। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मतलब जल्दी किस तरीके से फास्ट क्वेश्चन करें, तो आपको कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ग्लास में लाइट धीरे चलती है, एयर में ज़्यादा तेज़ चलती है। तो जो वेव फ्रंट कम समय तक ग्लास में रहा है वो ज़्यादा दूरी जाएगा, और जो ज़्यादा समय तक ग्लास में रहा वो कम दूरी जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो ये वाला ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन करेक्ट है, मिरर इमेज इसका बनना चाहिए, ठीक। ऑलराइट, सो इन दिस क्वेश्चन अ कैपेसिटर इज गिवन, टोटल चार्ज Q, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। एक कैपेसिटर चार्ज किया गया है, फिर जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है कैपेसिटर ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ये आप एक्सपेरिमेंट जानते हो, ये एक यहाँ पे लूप रखा गया है, यहाँ पे कैपेसिटेंस C है, जैसे ही बैटरी से डिसकनेक्टेड होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये नंबर ऑफ लूप सब कुछ दिया है। तो कंडक्टिंग लूप इज कनेक्टेड to the circuit as shown in figure. The number of turn in the loop is n and cross section area of the capacitor is A. The magnetic field B में रखा गया है जो कि 90 डिग्री बना रहा है। In the same time discharging of the loop starts rotating. ये लूप जो है वो रोटेट करता है, जैसा कि लेंज लॉ बोलता है। लेंज लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज़ उस कारण का ऑब्जेक्ट अपोज करती है जिसके कारण वो जनरेट हुई है, ठीक। तो यह कह रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द लूप, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो आपको टॉर्क, बेसिकली जो टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर NIA/B साइन थीटा आपने पढ़ा है। तो थीटा B और A के बीच का एंगल, यहाँ पे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है, मतलब NIAB, दिस इज टॉर्क। अब ये टॉर्क की वैल्यू आपको पता है। अब मोमेंटम के यहाँ पे वैल्यू क्या है, टाउ dt, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे फोर्स, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता था, लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट dF/dt, ठीक। लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट dF/dt, m इंटू ए, या यूँ समझें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स यू फोर्स, मतलब dP/dt इज नथिंग बट फोर्स, इट विल गिव्स यू फोर्स। ऐसे यहाँ पे टॉर्क है, तो टॉर्क बराबर इज नथिंग बट, अगर आपको टॉर्क निकालना पड़े तो एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, dJ/dt लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम J होता है बेटे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इंटू dt बराबर dJ। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम सब वैल्यू पता है, आपको बस इंटीग्रेट करना था t के रिस्पेक्ट में। तो वैल्यू क्या है, n इंटू I द फ्लोइंग करेंट थ्रू द सर्किट, ठीक। NIAB इंटू dt, ठीक। इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, जो वैल्यू आएगी फ्लक्स की, सॉरी, जो आपके पास टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम J, जो टॉर्क आएगा dt का t हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आपके पास इस तरीके से वैल्यू दिया है, n दिया है, I दिया है। तो आपके पास n इंटू एरिया, एरिया मतलब ये πr², ओके। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न इंटू I,
आई डी टी का टी हो जाएगा तो आई इंटू टी बेटे, आई इंटू टी इज नथिंग बट क्यू इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप, ठीक, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास जो आंसर आया वो वैल्यू क्या आया, एन क्यू भी है यहाँ पे, यस ऑल राइट, दिस इज आल्सो क्यू, यस दिस इज क्यू, एरिया नहीं दिस इज क्यू, दिस इज क्यू। तो वैल्यू क्या आया, एन क्यू पाई आर स्क्वायर बी, एन क्यू पाई आर स्क्वायर बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो रेट ऑफ बेसिकली टॉर्क निकालना था, टॉर्क से एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना था। इन U2 मैनोमीटर वाटर इज फिल्ड अप टू द 0.29 मीटर बोथ लिम्स। नाउ क्रॉसेज इज कैरोसिन इज पोर्ड, एक कैरोसिन है पोर किया गया ऑन द ट्यूब ऑक्यूपाइंग 0.1 मीटर, यस एक लिम्स में। देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बोथ द लिक्विड इज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पहले 0.29 दोनों का लिक्विड इक्वल था, दोनों में साहब वाटर भरा गया था, फिर इसमें क्या भर दिया गया, कैरोसिन, क्या भरा गया, कैरोसिन भर दिया गया, कितना 0.1 मीटर तक कैरोसिन भर दिया गया। अब क्या होगा, जैसे इधर भरोगे ये लेवल राइज करेगा। फाइनली मान लो कि ये आपका कैरोसिन है, यहाँ पे 0.1 कैरोसिन है, और यहाँ पे ये वाला जो ब्लू वाला है इट विल वाटर है यहाँ पे बेटे। तो सर जितना यहाँ पे वाटर है ये वाटर राइज करेगा, तो यहाँ पे ये वाटर राइज किया है। तो यहाँ पे मान लो कि जो भी हुआ हो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे मान लेंगे फाइनल जो हाइट इस लिम्स में है वो H1 है, और जो इस लिम्स में है वो H2 फाइनल है, H2 है। अब सब इक्वेशन लगाएंगे, इधर तो पूरा पानी भरा है, तो अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दे, प्रेशर इक्वेट कर देंगे और कुछ नहीं। तो प्रेशर की जो वैल्यू है P0 प्लस आपके पास ये वैल्यू कितनी 0.1 मीटर है, रो जी एच, रो की वैल्यू 800 है, रो जी एच, ओके, प्लस यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या है, वाटर की वैल्यू रो इंटू जी इंटू एच, एच इज नथिंग बट इतनी दूरी का ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.29, सॉरी H1 माना हूँ, तो H1 माइनस 0.1, बाकी जो बचा है वो आपके पास क्या है, इस वाले लिम्स में ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 प्लस रो की वैल्यू 1000 इंटू जी इंटू H2। तो आप अगर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो P0 देखो, P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H1 माइनस H2 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0.02, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और आपके पास शुरू में जो दिया था एट द स्टार्टिंग क्या दिया था, H1 प्लस H2 बराबर 0.68, मतलब आपके पास H1 प्लस H2 की जो वैल्यू है 0.29 प्लस 0.29, और इसमें और 10 सेंटीमीटर और, तो 0.58 प्लस 10 0.68, 0.68, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो जो H1 की वैल्यू आएगी, H1 बिकम्स 0.38 एंड H2 बिकम्स 0.33। 0.33 से अगर सेंटीमीटर में बात करें 33 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है देन द रेशियो ऑफ हाइट इन बोथ द लिक्विड, रेशियो ऑफ देयर हाइट इन बोथ द लिक्विड, तो H1 बाई H2 का रेशियो निकालना था, H1 बाई H2, यस ऑल राइट, 8 3 11, H1 बाई H2, तो H1 डिवाइडेड बाई H2, H1 की वैल्यू 38 या डिवाइडेड बाई H1 डिवाइडेड बाई H2 का जो रेशियो आया है 38 डिवाइडेड बाई 33, सॉरी ये 38 डिवाइडेड बाई 33 है,
तो ऑप्शन कौन सा इसका सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम है, लिम्स बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक का है, तो आप ये इजी तरीके से कर सकते थे, ये आसान क्वेश्चन था। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट अ रॉड ऑफ मास हैविंग m एंड लेंथ इज l, कैपिटल M मान लेंगे इसको, एंड स्मॉल पार्टिकल विच इज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रॉड with velocity v collide with this rod and after that this rod rotate with angular velocity omega। तो कह रहा है कि मैक्सिमम ओमेगा बताओ, किस x पे ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम होगी ये बताना है। ओके, तो एक बात बताओ, क्या किसी सिस्टम में, ओवरऑल सिस्टम की अगर हम बात करें तो L इनिशियल बराबर L फाइनल, देयर मतलब एंगुलर में जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते थे, ऐसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv तो मोमेंटम है, mv तो ये इसका मोमेंटम है इनटू x, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसके अबाउट, इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंटम क्या होगा, ml²/3, ये तो इसके अबाउट मोमेंटम हो गया, प्लस इसका जो ये आपके पास रॉड है m इंटू x², ये पॉइंट मास है, तो ये पॉइंट मास I इंटू ओमेगा, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा। ओके, अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, ओमेगा की। तो देखो सब मास, अगर सब कुछ सेम है, मास सब कुछ सेम है तो मास बराबर कर देंगे, ये सारे मास जो है लगभग पॉइंट मास ही मान लेंगे, ये यूनिफॉर्मली मास मान लेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, m मास है। तो एक बात बताओ, यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आई, ओमेगा बराबर क्या आया, v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L²/3 प्लस x²। अब आपके पास ये एक फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखो, मैक्सिमम ओमेगा चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम ओमेगा कैसे निकालते हो, तो सर x के रिस्पेक्ट में डी ओमेगा बाई डी एक्स को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो हर ये डिनोमिनेटर L²/3 प्लस x², डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, इसका x का 1 हो जाएगा बेटी, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर L²/3 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इसको 0 करना है, डी ओमेगा बाई डी टी, तो मतलब ऊपर वाला टर्म 0 होगा। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, अगर v से कॉमन ले, v से वैल्यू आ जाएगी, v कॉमन ले लो, v यहाँ भी, v यहाँ भी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी L²/3 प्लस x², v कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको 0 करना है, अगर ये 0 तब होगा L²/3 माइनस x² बराबर 0, या x² बराबर L² डिवाइडेड बाई 3, या x बराबर L/√3। सो ऑप्शन कौन सा सही है, L/√3। ये x की जो वैल्यू होगी, मतलब लेंथ का, अगर यहाँ पे लगभग L डिवाइडेड बाई √3 मतलब 1.717, मतलब ये 1.732 आएगी, तो ये वैल्यू 2 से तो कम है, तो इसका मतलब क्या है, L/2, x की जो वैल्यू आएगी L डिवाइडेड बाई √3, तो ये ऑप्शन सही है, L डिवाइडेड बाई √3 पे ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो ऑल राइट, तो इन दिस क्वेश्चन अ डिस्क इज देयर एंड दिस इज हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी and it's vary with radius sigma equal to sigma 0 1 minus r divided by small r। yes all right। अब यहाँ पे कैसे करोगे, आपसे पूछा फ्लक्स कितना निकलेगा अगर चार्ज q which is placed at the center। तो यहाँ पे ऐसे मान लेंगे कि सर अगर r दूरी पे जाके स्मॉल r रेडियस का अगर एक एलिमेंट काटें, इस पे अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें, तो अगर यहाँ पे फ्लक्स लिखना चाहें
आर दूरी पे जा कर के डी आर थिकनेस का। तो यहाँ पे जो छोटा सा डी क्यू होगा उस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सरफेस इनटू एरिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलते हैं। तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू एरिया। अगर आर थिकनेस का डी आर थिकनेस का है, आर पे जाके डी आर टी थिकनेस मतलब डी आर थिकनेस है इसका। अब एरिया क्या होगा, ये वैल्यू लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ की वैल्यू 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आपके पास क्या हो गया, छोटा सा डी क्यू हो गया, छोटा सा डी क्यू हो गया। अब अगर इसको टोटल अगर हम चार्ज निकाल लें तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो टोटल चार्ज होगा इस ऑन द डिस्क वो क्या होगा, जो वैल्यू कांस्टेंट है बाहर रख लो, सिग्मा कांस्टेंट है 2 पाई, यस, यहाँ पे अंदर क्या बचा 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर या आर स्क्वायर डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके जीरो, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3 आर, जीरो से कैपिटल आर। तो वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 2 पाई। आजकल यही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3 आर। तो जो वैल्यू आपके पास आ रही है काटने पे वो क्या आ रही है, सिग्मा जीरो है बेटे, सिग्मा जीरो, ये गलती ना करें, सिग्मा जीरो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एक कैंसिल आर स्क्वायर बाई 3, तो डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है। तो सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 6। सो दिस इज क्यू चार्ज। पूछा था फ्लक्स, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसका इनक्लोज सरफेस होगा, अगर हम डिस्क की बात करें तो एक इनक्लोज सरफेस जो भी होगा वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा जीरो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क इज सिग्मा जीरो 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बेटे ये दिया था कि दो चार्जेस हैं और दोनों सेम मास के हैं और दोनों सेम चार्ज सेम नेचर के हैं। अगर इनके बीच का एंगल अल्फ़ा है, ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन में था, तो ये बताना था। अब इसको एक सेटअप ये बनाया गया, फिर दूसरे सेटअप में कहा गया कि इसी सिस्टम को अगर एक जो है पानी में डाल दें, कहाँ पे डाल दें, पानी में, एक लिक्विड में पोर कर दें जिसकी डेंसिटी जो है 800 kg पर मीटर क्यूब हो जाए, क्यू थी। तो यहाँ पे जो मेटल जो मास जो जिस भी ये मेटल का बना है उसकी डेंसिटी क्या होगी। पहला चीज़ तो ये पूछा था। दूसरी चीज़ ये पूछा था कि जो Fe फोर्स होगा वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगा। तो देखते हैं कैसे करोगे। तो सर आपने पढ़ाया है T यहाँ पे होगा बेटे, अगर एक का FBD बनाए तो M इंटू जी होगा, ये अल्फ़ा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा बाई 2। तो इसका FBD क्या हो जाएगा, T कॉस अल्फ़ा बाई 2। इधर वाला क्या हो जाएगा, T साइन अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इंटू ई। तो इसका FBD आपके पास जो हम यहाँ पे बना है वो वैल्यू क्या आ रहा है, ऊपर वाला वैल्यू क्या है बेटे, ऊपर वाला वैल्यू है सर T कॉस अल्फ़ा बाई 2। नीचे क्या है, M इंटू जी। यहाँ पे क्या है, F इंटू ई। यहाँ क्या है, T कॉस T साइन अल्फ़ा बाई 2। अब ये क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स मतलब T साइन अल्फ़ा बाई 2, T साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर Fe या T कॉस अल्फ़ा बाई 2 बराबर M इंटू जी। दोनों को डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर Fe डिवाइडेड बाई M इंटू जी। अब यहाँ पे सब कुछ, ये तो आपके पास ये केस नंबर 1 दिया था, ये केस नंबर क्या दिया था, 1 दिया था। अब दूसरा यहाँ पे एक बात बोला
कि अगर इसको पानी में डिप किया जाए, किस में डिप कर दिया जाए, पानी में, अगर वाटर में नहीं बल्कि एक लिक्विड में इसको डिप कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया है, इसका कांस्टेंट की वैल्यू क्या दिया है 21। तो आपने पढ़ा होगा जो एफ डैश होता है, एफ ई डैश होता है वो एफ ई अपान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। तो ये वैल्यू अगर बताया था, अगर 4 की उसमें डाला जाए तो 40 न्यूटन है, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। तो यहाँ पे एफ ई की जो भी वैल्यू आ रही है, एफ ई की जो भी वैल्यू है, तो इसका मतलब एफ ई डिवाइडेड बाई 21, तो ये एफ ई डैश होगा ये डालने पे। बाकी सब कुछ वही है। तो यहाँ पे भी कह रहा है अल्फ़ा सेम बना रहा है, ये अल्फ़ा ही एंगल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप तरीका वही Q इंटू ई ऐसे लगेगा, M इंटू जी लगेगा, इसके साथ एक और फोर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं बायंसी फोर्स। mg तो नीचे लगेगा, बायंसी क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। अब t का कंपोनेंट यहाँ पे क्या लगेगा, t cos अल्फ़ा बाई 2। तो इसका जो FBD होगा, FBD अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो गया आपके पास t cos अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया FE डिवाइडेड बाई 21, FE डिवाइडेड बाई 21। और ये वैल्यू जो आपके पास t का एक कंपोनेंट आया है t साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे क्या कंपोनेंट आया है m इंटू जी माइनस एफ बी मतलब बायंसी फोर्स। अब ये इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ से सब कुछ बराबर कर दो, ऊपर नीचे इक्वेट कर दें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन की वैल्यू सब कुछ वही है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, t साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर एफ ई डिवाइडेड बाई 21। तो आपको दिख रहा है, और ये भी चीज़ दिख रही है t cos अल्फ़ा बाई 2 बराबर एफ ई टी कॉस अल्फ़ा बाई 2 बराबर एम जी माइनस एफ बी। अब देखो अगर ध्यान से t की वैल्यू घटी है कि बढ़ी है, यहाँ तो ये सब तो सेम है, इसका मतलब t डिक्रीज हुआ है, t क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, एफ ई भी क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे सब वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, टेन अल्फ़ा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ बी। अब ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 बना लो। तो टेन अल्फ़ा बाई 2 वो भी है, तो दोनों क्या कर दो, इक्वेट कर दोगे। तो एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी बराबर एफ ई बाई 21 डिवाइडेड बाई एम इंटू जी बाई एफ बी। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो एफ ई ने एफ ई को मार दिया, तो इसका मतलब 1 अपान एम इंटू जी बराबर 1 अपान ओके, तो 21 इंटू एम जी माइनस एफ बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 21 एम जी माइनस 21 एफ बी बराबर एम इंटू जी। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे एम जी 21 एफ बी बराबर 20 एम जी, या एफ बी बराबर 20 एम जी डिवाइडेड बाई 20 एम जी डिवाइडेड बाई 21। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, बायंसी फोर्स की। अब बायंसी फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वाटर डिस्प्लेस, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है फ्लूइड का मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, आपने पढ़ा होगा इंटू जी, वी रो जी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है वी जो भी डेंसिटी ऑफ उसका डिस्प्लेस किया है वी इंटू रो इंटू जी, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 21 एम इंटू जी की वैल्यू क्या है आपके पास, रो ऑफ लिक्विड जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है इंटू वी इंटू जी। अब आपके पास ये वैल्यू दिया है 800 डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वी इंटू रो इंटू 800, ये बराबर 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू वी एस इंटू वी इंटू जी, ये रो है बेटे। तो ये दोनों वी जी कैंसिल, यहाँ से वी एस की अगर हम वैल्यू निकालो तो
800 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 40। तो वैल्यू क्या आ रही है, तो आपके पास वैल्यू 840 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 840 मीटर पर क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लस ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट मिला करके, पूरा बायंसी प्लस बायंसी का भी कॉन्सेप्ट मिला करके ये क्वेश्चन बना था। तो अच्छा क्वेश्चन था ये बेटे। तो इन दिस क्वेश्चन इसमें एक दिया था कि एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है या हीट निकल रही है, वो यहाँ पे इस सरफेस पे जो इंटेंसिटी गिर रही है उसकी वैल्यू 700 दिया था, एरिया दिया था ऑफ दिस एलिमेंट। तो आपके पास यहाँ से जो पावर निकलेगी, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, या जो भी एनर्जी इक्वल टू आप पढ़े होगे, एनर्जी बराबर इंटेंसिटी इनटू एरिया। इंटेंसिटी की वैल्यू 700, एरिया की वैल्यू क्या दिया है 0.05, तो 7 × 5 = 35 वाट की, अगर 35 वाट की पावर निकल रही है। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की अगर हम बात करें इस वाले एलिमेंटल एरिया में, ये है सरफेस एरिया, यहाँ पे क्या है सराउंडिंग टेम्परेचर या टी मान लेंगे यहाँ पे, दिस इज TS सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बात करें तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा dt/d स्मॉल t बराबर k इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे सब कुछ वैल्यू दिया था, k की वैल्यू 10 टू द पावर, ये जो वैल्यू दिया था ms डेल्टा t, इसका मतलब p की जो वैल्यू है dq/dt इज नथिंग बट ms डेल्टा t। m इंटू एस की वैल्यू दिया था, कितना है m इंटू एस की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया था m इंटू एस की वैल्यू 4200 इंटू डेल्टा t निकालना था। पावर आपके पास दिया था 35, जो कि आपके पास एनर्जी दिख रही है यहाँ पे 35 दिख रहा है। तो आपके पास ये डेल्टा टी की वैल्यू ms डेल्टा टी 10 टू द पावर -3 भी है, 42 इंटू 10 टू द पावर -3 डेल्टा टी। अब यहाँ से जो डेल्टा टी है, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे लगाएं कि इस पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम में कंडीशन हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 35 डिवाइडेड बाई, ये दोनों कैंसिल 4.2, तो ये वैल्यू 35 डिवाइडेड बाई 4.2 एंड इट्स वैल्यू इज़ कितना हो जाएगा 35, 350 बटे यस 4.2, 42,000 है शायद, यस ऑल राइट नो प्रॉब्लम। तो 4.2 यहाँ पे आएगा, 3 डिजिट अगर यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 35 डिवाइडेड बाई 4.2 एंड इट्स वैल्यू इज 35 डिवाइडेड बाई 4.2, तो इसकी वैल्यू कितनी लगभग आएगी, काट दे 4.2 है ना, तो यहाँ पे अगर काटेंगे 350 बटे 42, 350 बटे 42, तो ये वैल्यू लगभग आएगी 2 से 21, 2 1 के 2, 2 7 14 और 2 5 10 और यहाँ से 21, फिर ये वैल्यू, तो इतना सेंटीग्रेड, इतना सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी प्रॉब्लम थे, तो पेपर 1 जो है वो यूँ समझें मॉडरेट कैटेगरी का था। पेपर 2 का भी डिस्कशन करेंगे, उसके लिए भी वेट करेंगे। तो ऐसे समझें कि अगर आउट ऑफ 16 क्वेश्चन थे, 6 18, हाँ 18 क्वेश्चन थे, 6 के 3 मतलब 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन थे, तो टोटल जो है 18 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ये डिस्कस कर दिए हैं। तो ये इजी मतलब मॉडरेट कैटेगरी के थे, 2-3 इजी थे, बाकी ऐसा मतलब टफ नहीं था, थोड़े मॉडरेट कैटेगरी के भी क्वेश्चंस आए हैं। तो पेपर 2 भी देखेंगे और रिमेनिंग जो अभी बचे हैं क्वेश्चन वो भी देखते हैं बेटे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।